हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के लिए कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आगामी परीक्षा में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर संडे को शाम 7 बजे हम लोग मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ ट्रिपल सी, BCC, ADCA, O लेवल, A लेवल इत्यादि परीक्षाओं में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पूरे सेशन को लास्ट तक देखते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के ये सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी जानकारी तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ और देखते हैं आज के इस सेशन में कौन कौन से नए नए प्रश्न दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस सेशन के दौरान कंप्यूटर से जुड़े हुए टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर टोटल डिस्कशन जो है वो हिंदी इंग्लिश के साथ ही करने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोग भी मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, आप सबको पहले से ही पता होगा कि हम लोग हर संडे को शाम 7 बजे एक लाइव सेशन के दौरान मिलते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हैं। और दोस्तों, अभी कल ही शाम को आपके इस CCI एजुकेशन नगरा के चैनल ने एक वीडियो ऐसा पब्लिश किया है जिसके 30,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, या फिर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो अब मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के यानी इस सेशन के लास्ट में आपको उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके और शादी का कार्ड आपको कैसे कंप्यूटर में बनाना है पेजमेकर एप्लीकेशन का यूज़ करके, ये आसानी से उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि वह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आज आप इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न के बाद मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा, जिससे कि आप अपनी आंसर को दे सके और चेक कर सके कि आपने आज के इस 50 प्रश्नों में से कितने राइट आंसर किए हैं। तो दोस्तों, एक बार उन सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है जो कि इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप वाकई में एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अपने फ्यूचर को बहुत ही अच्छा बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल तैयार रहिए। चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज के शानदार सेशन के कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म बिग डेटा, यानी कि बिग डेटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जॉन मैशी या फिर जॉन ब्रेडी। चलिए दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इस पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहले प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉन मैशी जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार बिग डेटा शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही आपके हिंट के लिए भी लिख रखा था, सबसे पहली बार ये बिग डेटा वर्ड जो है वो 1990 के समय में यानी 1990 में सबसे पहली बार जॉन मैशी द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, बिग डेटा का मतलब बहुत भारी मात्रा में डेटा से संबंधित यहाँ पर है। और यहाँ पर आप जो है आजकल जो IoT तकनीक पढ़ रहे हैं उसमें बिग डेटा एनालिटिक्स आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों, बिग डेटा शब्द का सबसे पहली बार इस्तेमाल जॉन मैशी ने 1990 में किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। दोस्तों, इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज के इस पूरे सेशन में यानी कि 50 प्रश्नों में मैंने लिख रखा है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और मुझे लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि आज के सेशन में आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार ज़रूर कमेंट करते रहिएगा और इस सेशन को तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन देखिए दिया है पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए कि डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन सा मॉडल है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ये तीनों के तीनों मॉडल जो है वो डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी पब्लिक मॉडल भी होता है, प्राइवेट मॉडल भी होता है और इन्हीं दोनों का मिक्सअप हाइब्रिड मॉडल होता है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही सही आंसर यहाँ पर गेस किया है। दोस्तों एक हिंट मैं जनरली आपको बता दूँ कि जब आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिले जिनमें ऑल ऑफ दीज दिया हो या बोथ ए एंड बी या ए एंड सी ऐसा करके लिखा हुआ हो, तो जनरली ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि वह प्रश्न का वही राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दिया गया था, तो ऐसा आप हिंट लगा सकते हैं, ऐसा आप गेस कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के नेचर में जनरली यही वाले राइट आंसर होते हैं। तो अगर आपको जो है उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और इस तरह का लॉजिक आपके सामने दिख रहा है, तो ज़रूर इस लॉजिक को लगा करके और आप राइट आंसर तक जा सकते हैं। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ रहा हो और इस तरह के ऑप्शन हो तो वो सही ही होते हैं। कई बार कुछ गलत भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूज्ड? हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा करिए और आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न में क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है और क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मेजर टाइप उसके हैं उसमें हार्डवेयर नाम का कोई भी नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है वो हार्डवेयर होने वाला है। तो यह जो है मेजर टाइप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत नहीं होता है, जबकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी आस पास सास, ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य प्रकार हैं। हार्डवेयर नाम का कोई भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैंने कई बार इस प्रश्न को कराया है लेकिन अलग तरीके का वह प्रश्न लिखा हुआ रहता है। इस बार इसी प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको बस ध्यान रखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग यानी आस पास सास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसमें हार्डवेयर नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉट यानी कि नहीं दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 4। बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, क्या है उसका अर्थ? वायरलेस, हार्ड ड्राइव, पीपल या इंटरनेट। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्लाउड का जो मतलब है वो है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से किसी भी डेटा को सर्वर पर स्टोर करते हैं। तो क्लाउड का यहाँ पर अभिप्राय इंटरनेट से है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ इंटरनेट है। यह जो है चौथे नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 5। विच एरिया इज नॉट इफेक्टेड बाई वर्चुअल रियलिटी, यानी कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? एजुकेशन, सर्जरी, आर्किटेक्चर या फिर डाक सेवा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों का कमेंट होना चाहिए। मैं सभी लोगों का प्रश्न आंसर जो है देखूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसका राइट आंसर कीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोगों में से आ रहा है। डाक सेवा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। डाक सेवा जो है अभी तक VR टेक्नोलॉजी पर नहीं आया है, जबकि एजुकेशन VR टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है, सर्जरी यह भी किया जा रहा है, आर्किटेक्चर का भी काम जो है VR तकनीक के थ्रू किया जा रहा है, जबकि डाक सेवा अभी फ़िलहाल जो है इससे प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है? एस रैम, डी रैम, रोम या फिर ऑल ऑफ द अबव? बहुत बार इस प्रश्न को मैंने करा रखा है। मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि इसमें 100% लोग जो है अपना राइट आंसर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी अपना कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम, यानी रीड ऑनली मेमोरी। दोस्तों आपको बता दें कि रोम जो है एक तरीके का नॉन वॉलेटाइल, यानी कि उसमें से डेटा कभी इरेज नहीं होता है और कंप्यूटर को बूट कराने में हमारी हेल्प करता है। जबकि रैम के जितने भी टाइप होते हैं वो सभी वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं, यानी टेम्पररी मेमोरी होती हैं, जबकि रोम जो होता है वो पूरी तरह से परमानेंट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 7। ABRS की फुल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? ABRS का यहाँ पर पूरा नाम आपको बताना है। दोस्तों मैं ये 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक अक्षर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। जी हाँ दोस्तों, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। ABRS का पूरा नाम, जी हाँ दोस्तों, ABRS का पूरा नाम जो है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। बहुत शानदार प्रश्न। USSD को किसने लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, हु वॉज लॉन्च्ड USSD? SBI, NPCI, RBI या फिर ICICI? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों USSD जो है इसका पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है और USSD का पूरा नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। एक बार फिर से बताएं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा USSD का पूरा नाम है और इसको जो है लॉन्च करने का काम किया है, राइट आंसर NPCI हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI ने जो है सबसे पहली बार USSD को लॉन्च करने का काम किया है। तो USSDI एक बार फिर से पूरा नाम याद रखिएगा, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और NPCI का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9वां यानी 9। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। द बैंक प्रोवाइडर्स द लोन। लोन कब प्रोवाइड करता है बैंक? होम के लिए, एजुकेशन के लिए, व्हीकल के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज? चलिए जल्दी से आप अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगातार आप सबके राइट आंसर जो है वो देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बैंक जो है होम के लिए भी आपको लोन उपलब्ध कराता है, एजुकेशन के लिए भी जो है आपको लोन उपलब्ध कराता है और व्हीकल के लिए भी, यानी कि राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 10। हु इन्वेंटेड द टर्म IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स, केविन एस्टॉम, स्टीव जॉब्स या फिर मैकडोनाल्ड? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि किसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किया है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केविन एस्टन। जी हाँ दोस्तों, केविन एस्टन जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया है। केविन एस्टन जो है इन्होंने ही सबसे पहली बार IoT शब्द का आविष्कार किया था। दोस्तों कई बार जो है इनके शॉर्ट फॉर्मेट में देकर के फुल नेम भी पूछा जाता है। तो IoT का मतलब ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसा आप याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है? नॉर्टन, एविरा, क्विक हेल्प या फिर ऑल ऑफ दीज? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए।
जी हाँ दोस्तों, आज यह अभी तक के ही प्रश्नों में ये तीसरा ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। दोस्तों एक बात ऑल ऑफ दीज प्रश्न को देख करके आपको ज़रूर सीखना चाहिए, और ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करिएगा कि अक्सर करके ऑल ऑफ दीज में कम से कम 3 तो आपको राइट आंसर देखने को मिल ही जाता है। तो यानी कि अगर इस तरह से कोई प्रश्न आ जाए जिसमें ये उनके नाम दे करके पूछ दिया जाए कि ये क्या है, तो वहाँ पर आप आसानी से उनके नाम के थ्रू पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं तो आपको कम से कम 3 एंटीवायरस प्रोग्रामों के नाम तो लर्न करने को मिल ही जाएगा। और जब कभी भी ये प्रश्न ऐसा दे दिया जाए नॉर्टन क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आप एंटीवायरस प्रोग्राम पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पर दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के 2 मुख्य खंड क्या हैं? व्हाट आर द 2 मेन सेक्शन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टर्मिनल एंड नोड्स, फ्रंट एंड बैक, नेटवर्क एंड सर्वर, या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट एंड बैक ये 2 ही मुख्य सबसे मेन सेक्शन होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत। और दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब इंटरनेट होता है, जो कि फ्रंट एंड बैक 2 मेन सेक्शन में डिवाइड हुआ रहता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। आधार सीडिंग क्या है? व्हाट इज़ आधार सीडिंग? बहुत ही फेमस आधार सीडिंग वर्ड है, आपने इसको कभी ना कभी फेस किया होगा। देखिए दिया हुआ है अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट, अटैच आधार विथ पोस्ट ऑफिस, अटैच आधार विथ गैस कनेक्शन, या फिर नॉन ऑफ दीज। आधार सीडिंग किसे कहते हैं? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों आधार सीडिंग का मतलब ही होता है अटैच आधार विथ बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बैंक के खाते से आधार नंबर को जोड़ना ही आधार सीडिंग कहलाता है। अगर आपने बैंक में खाता खुला रखा है तो ज़रूर आपने आधार सीडिंग कराया होगा, यानी आपके बैंक खाते से आपने अपना आधार नंबर ज़रूर लिंक कर रखा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 14। बहुत शानदार प्रश्न है। QR कोड का मूल्यांकन यानी कि स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, QR कोड को इवेल्युएट या स्कैन कौन करता है? कैमरा, नेटवर्क केबल, सेंसर, या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों QR कोड जो है, इसे मूल्यांकन यानी इवेल्युएट या स्कैन करने के लिए हमेशा हम लोगों को कैमरे की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर कैमरा हो जाएगा। कैमरे के थ्रू ही हम लोग QR कोड को स्कैन करते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास जानकारी आप लोगों को बता दें कि QR कोड जो है सबसे पहली बार जापान के अंतर्गत बनाया गया है, और इसमें कुल टोटल जो है वो 7089 कुल 7089 अंकों के कोड जो है आपको QR कोड के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 15। बहुत शानदार प्रश्न है। UTR का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTR? UTR का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 3 नाम लिख रखे हैं, एक में लिखा है नॉन ऑफ दीज। बिल्कुल ध्यान से केयरफुली पढ़िए, मैं आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मौका दे देता हूँ, और उसके बाद बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जी दोस्तों, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यहाँ पर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। UTR का यही पूरा नाम है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको बता दें UTR जो है वो बैंकिंग सेक्टर का एक शब्द है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, और यह जो है बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं? व्हाट डू यू डायल टू टेक एडवांटेज ऑफ USSD सर्विस? *99#, *123#, *198#, या फिर नॉन ऑफ दीज। दोस्तों USSD को तो एक बार ज़रूर आप लोग इसका आनंद लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले
मैंने प्रश्न की शुरुआत में ही आपको बताया था यूएसएसडी का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। बार बार मैं इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपको सुन सुन करके इन सब के फुल फॉर्म याद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यूएसएसडी का पूरा नाम है। और इस सेवा का अगर लाभ आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, *99#। जी हाँ दोस्तों, इसमें बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप अपने बैंक के खाते का विवरण ले सकते हैं, बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे हैं इन सब की जांच कर सकते हैं। केवल आपको *99# अपने मोबाइल फ़ोन से डायल करना होगा। दोस्तों, अगर वो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होगा तो आसानी के साथ अपने बैंक का विवरण आप जान सकते हैं यूएसएसडी सेवा से, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17। व्हाट ऑफ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। जी बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है पूछा गया है, ना कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इन सब का नाम नहीं लिखा है, केवल लिखा है लिब्रे ऑफिस के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। चारों ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। .odp, .odt, .oxt या फिर .ods। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .oxt। जी हाँ दोस्तों, .oxt जो है यह फाइल एक्सटेंशन होगा लिब्रे ऑफिस का। .odp प्रेजेंटेशन के लिए है, .odt ये टेक्स्ट फाइल यानी राइटर के लिए है, और .ods ये स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क के लिए है, और .oxt जो है वह आपका फाइल एक्सटेंशन होगा लिब्रे ऑफिस का। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 18। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। यानी जो नीचे नाम लिखे गए हैं इनमें से कौन सी क्रिया आप नहीं कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या नहीं कर सकते हैं, अप्लाई फॉर लोन, कैश विड्रॉल, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट या फिर व्यू रिसेंट ट्रांजैक्शन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैश विड्रॉल। आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कैश का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, रिसेंट ट्रांजैक्शन आपने क्या किया है इनको आप देख सकते हैं, जबकि कैश विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19। व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर। जी हाँ दोस्तों, भीम का क्या मतलब है, यानी भीम का पूरा नाम। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कई बार मैंने अपने वीडियो में करा रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% लोग जितने भी अभी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं सब लोग बिल्कुल ही राइट आंसर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपके राइट आंसर आ भी रहे हैं और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, भारत सभी में लिखा हुआ है, इंटरफेस 2 में लिखा हुआ है और यहाँ फॉर मनी है और यहाँ टू मनी है, यही दोनों में से राइट आंसर आपको पहचानना था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 20। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 20 यानी 20वें प्रश्न पे आ गए। आरटीजीएस से भुगतान करने की न्यूनतम सीमा है, द मिनिमम लिमिट टू पे विथ आरटीजीएस। जी हाँ दोस्तों, आरटीजीएस 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आरटीजीएस के थ्रू आप मिनिमम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम के लिए यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। और आरटीजीएस के बारे में बता दें कि ये 24/7 नहीं है, इसे जो है बैंक पीरियड में यानी बैंक के टाइमिंग पीरियड में ही केवल किया जा सकता है और पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर कुछ आपको भुगतान भी करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पड़ता है, पढ़ नहीं सकता है, पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आरटीजीएस का पूरा नाम यहाँ पर आपको बता दें, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट आरटीजीएस का पूरा नाम है, जिससे कि न्यूनतम आप 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट इसमें सेट नहीं की गई है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है
आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रख रखाव कौन करता है? हु मेंटेन्स द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क? एनपीसीआई, आईआरडीए, एसईबीआई या फिर आरबीआई? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों आरटीजीएस की जो भुगतान होती है उसका नेटवर्कों का रखरखाव करने का काम करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आरटीजीएस में भुगतान के नेटवर्कों का रखरखाव करने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस में दिखता है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का पता यानी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है यानी किस में दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में, एड्रेस बुक में, नेम बॉक्स में या फिर नॉन ऑफ दीज में? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कई बार इसको कराया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक तरीके का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और उसमें किसी सेल का एड्रेस दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है नेम बॉक्स में। सेल का एड्रेस यानी सेल का पता हम लोगों को हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देता है। नेम बॉक्स होता कहाँ है? तो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स और नेम बॉक्स के राइट में फॉर्मूला बार। दोनों काफ़ी आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 23। बहुत शानदार प्रश्न है। बैंक किस पर ब्याज देते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस पर है, किस पर नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। बैंक किस पर ब्याज देते हैं? डिपॉजिट, लोन्स, विड्रॉल या फिर ट्रांजैक्शन? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। बैंक किस पर ब्याज देते हैं? किस पर यानी कि बैंक पे इंटरेस्ट ऑन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, डिपॉजिट जो आप जमा करते हैं उसी पे तो ब्याज देगा। जी हाँ दोस्तों, बैंक में जो भी आप पैसे जमा करते हैं उसी पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और अगर आप लोन ले रहे हैं तो वह आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक ब्याज लेता कब है? जब आप लोन लेते हैं, और देता कब है? जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं यानी बैंक में आप पैसे जमा करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 24। अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? टूरिज्म, बिजनेस, नौकरी या फिर नोटा? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों अतुल्य नामक ऐप जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है और यह ऐप जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड है, घूमने फिरने से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड जो ऐप है उसका नाम है अतुल्य ऐप। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी इस लाइव सेशन के, इस वीडियो सेशन के बिल्कुल मध्य पड़ाव पे यानी पिछले वाले पड़ाव पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। हु इन्वेंटेड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का आविष्कार किसने किया है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ जनक की बात हो रही है। बिल गेट्स, जॉन मैकार्थी, स्टीव जॉब्स या फिर मैकडोनाल्ड? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर इंटेलिजेंस यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं मिस्टर जॉन मैकार्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एक और बात बता दें, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कंप्यूटर के 5th जनरेशन यानी जो करेंट जनरेशन अभी रनिंग मोड में है इसी में जो है किया जा रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 26। यहाँ पर फाइल साइज़ की बात हो रही है। फाइल सेव्ड इन गूगल ड्राइव कैन फ्री मैक्सिमम साइज। गूगल ड्राइव में फ्री अधिकतम कितने जीबी की फाइल आप सेव कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ड्राइव के अंतर्गत गूगल ड्राइव की यहाँ पे बात हो रही है कि निःशुल्क में आप कितने जीबी तक का फाइल सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों 100 जीबी, 10 जीबी, 1 जीबी या फिर 15 जीबी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए और अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए क्या राइट आंसर है। दोस्तों आपको कई बार मैंने ईमेल भी पढ़ाया है तो मैं आप लोगों को अक्सर करके बताता रहता हूं कि गूगल जो है ये आपको 15 जीबी की निःशुल्क में सुविधा दे देता है। जी हाँ दोस्तों, 15 जीबी तक निःशुल्क में आप कोई भी एक ईमेल आईडी बनाइए और उससे रिलेटेड जो गूगल ड्राइव होगा या मेल आपका होगा वो 15 जीबी तक आपको निःशुल्क में
डेटा को स्टोर करके यानी फाइल को सेव करके रखने की सुविधा दे देता है। अगर आप इससे ज़्यादा भी उस पर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। तो फ्री में आपको सुविधा मिल जाती है 15 GB तक। और आपको एक खास बात बता दें, जितनी आप ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे सब पर आपको 15 GB तक की निःशुल्क सुविधा जो है वो मिल जाएगी। एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। यहाँ पर बात हो रही है पॉकेट्स यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पॉकेट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आईसीआईसीआई। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक जो है इसी के द्वारा पॉकेट यूपीआई ऐप को लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 28। बहुत शानदार प्रश्न है। ट्रोजन क्या है? व्हाट इज ट्रोजन? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर हाई लेवल प्रोग्राम। ये ट्रोजन क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा कंप्यूटर का वायरस। जी हाँ दोस्तों, ट्रोजन हार्सेस इसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर का एक तरह का वायरस है जो आपके कंप्यूटर फाइल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर वायरस। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वायरस प्रोग्राम? अरे वाह, निम्नलिखित में से कौन एक वायरस प्रोग्राम है? जी हाँ दोस्तों, नॉर्टन, एविरा, क्विक हेल या फिर सी ब्रेन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन इसमें से वायरस प्रोग्राम है। पीछे के एक प्रश्न से ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग राइट आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी ब्रेन। दोस्तों यही एक केवल और केवल यहाँ पर वायरस प्रोग्राम है, जबकि ठीक इसी के पहले मैंने एक तरह का इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न कराया था। ये तीनों के तीनों जो है वो सब एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। ये तीनों एंटीवायरस प्रोग्राम हैं और यहाँ पर सी ब्रेन एक इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जिसे वायरस प्रोग्राम कहते हैं। और सी ब्रेन की बात बता दें, दुनिया का पहला वायरस प्रोग्राम जो है सी ब्रेन ही है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर का प्रश्न आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिप्लॉयमेंट मॉडल? यहाँ पर निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न अभी इसी सेक्शन में आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से आप लोग ज़रूर सीखे होंगे और इस प्रश्न का तो 100% राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार आप सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपने कुल कितने राइट आंसर कर रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं है वो है डिजिटल, हाइब्रिड, पब्लिक और प्राइवेट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यही तीन जो है डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, जबकि डिजिटल नाम का कोई भी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉडल नहीं होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 31। आरपीए का फुल फॉर्म है? जी हाँ दोस्तों, आरपीए कई बार बताया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन सभी ऑप्शनों को मिलाइए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि राइट आंसर इसमें क्या होगा। आरपीए का पूरा नाम। दोस्तों आरपीए जो है इसका पूरा नाम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलिए ध्यान से देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी लिखा है रोबोटिक प्रोसेस, लेकिन ये ऑटोमोबाइल है, तो इसलिए यह जो है सही नहीं होगा। राइट आंसर होगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिशिंग से बचने के लिए हमें अपना पासवर्ड कितने दिनों में बदलना चाहिए? हाउ मैनी डेज शुड वी चेंज आवर पासवर्ड टू अवॉइड फिशिंग? फिशिंग से बचने के लिए आपको अपने पासवर्ड कितने दिन में बदलने चाहिए? 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में या फिर 90 दिन में? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर 90 डेज। 90 दिन में जो है आप
यहाँ पर आसानी से अपने पासवर्ड को चेंज करते रहिए ताकि जो है आप आसानी के साथ अपना काम कर सके। तो 90 दिनों में आपको अपना पासवर्ड ज़रूर बदलना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर के बूट होने पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जब बूट होता है तो बूट होने के बाद सबसे पहला कौन सा प्रोग्राम रन करता है? सिस्टम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जब बूट होता है यानी कि स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ओएस ही उस पर काम करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है कंप्यूटर पर चलने वाला बूट होने के बाद वो है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 34। विथ क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से आप कौन से इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं? योर डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी आप डेस्कटॉप के भी इंफॉर्मेशन को क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम सभी के सभी एक्सेस कर किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 35। कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? जी हाँ दोस्तों, अगर कैल्क एप्लीकेशन प्रोग्राम में किसी सेल के अंतर्गत आपने कोई संख्या लिख रखी है और उसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डेट के फॉर्मेट में, कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल अल्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट 3 या फिर नॉन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल शिफ्ट 3। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट लिखा है तो पहले कंट्रोल दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे, या शिफ्ट कंट्रोल लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। दोस्तों शिफ्ट दबाइए पहले या कंट्रोल पहले दबाइए। अगर दोनों बटन साथ में हैं तो दोनों में से किसी को भी पहले दबाया जा सकता है, यानी शिफ्ट कंट्रोल 3 लिखा है तो भी सही है, कंट्रोल शिफ्ट 3 लिखा है तो भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट 3। दिया दोस्तों, अभी मैं बता ही रहा था आपको। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्क में आप एक नई लाइन या नया पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सा बटन प्रेस करते हैं? जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन आप दबाते हैं तो एक नई लाइन या नया पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं? शिफ्ट, अल्ट, टैब या फिर एंटर। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आ गया है एंटर बटन। कंट्रोल के साथ जब आप एंटर बटन प्रेस करते हैं तो आप एक नई लाइन या नए पैराग्राफ में चले जाते हैं कैल्क के अंदर सेल में। जबकि अगर यही प्रश्न कैल्क के बजाय एक्सेल में होता, यानी एक्सेल में आप नई लाइन या पैराग्राफ के लिए कौन सा बटन यूज़ करते, तो अल्टर बटन के साथ आपको टैब करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अल्ट के साथ टैब नहीं एंटर। जी हाँ दोस्तों, टैब नहीं एंटर। अल्ट के साथ एंटर करते हैं तब आप एक्सेल में जाते हैं नई लाइन या पैराग्राफ पे, और कैल्क के अंतर्गत कंट्रोल के साथ आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 37। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा मज़ा आता है इस तरह का प्रश्न करने में। यहाँ पर दो फार्मूला का एक साथ यूज़ किया गया है। दिया है फार्मूला इक्वल मैक्स B1, यहाँ पर कॉलन लगा करके यानी कि सेल रेफरेंस किया गया B1 से B3 तक, और फिर प्लस का सिंबल लगा है, फिर मिनिमम किया गया B1 से B3 तक का परिणाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो संख्या B1 में जो दी गई है संख्या, यहाँ नीचे कंडीशन भी दिया है, B1 में संख्या 5 है, B2 में 2 है और B3 के अंदर 7 है। तो ये जो तीन संख्याएं दी गई हैं 5, 2, 7, इसमें से इस फॉर्मूला को अगर आप लगाते हैं मिनिमम मैक्सिमम एक साथ तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। इसमें से बहुत लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है, तो मैं जानता हूँ कि आप सब लोग इसका राइट आंसर करेंगे। आपको बता दें कि अगर ऐसे दो फंक्शन जो है एक ही फार्मूला के साथ अगर आपको देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा कि मैक्सिमम हम लोग निकाल लेते हैं B1, और B1 से लेके B3 के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 7 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2,
और बीच में जो यहाँ पर ऑपरेटर लगा है वो है प्लस का, यानी जोड़ना है। मतलब ये हुआ कि 7 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो होगा संख्या वही इसका परिणाम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 9। 7 और 2 को जोड़ने के बाद जो राइट आंसर आएगा वो 9 हो जाएगा, और यही ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। मैक्सिमम जो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उसका मैक्सिमम यानी अधिकतम वैल्यू निकालता है, और मिनिमम जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको निकालता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। कैल्क में किसी सेल का फॉर्मूला में दिखता है। जी हाँ दोस्तों, कैल्क में अगर किसी सेल के अंतर्गत हम फार्मूला लिखते हैं तो वो फार्मूला कहाँ दिखाई देगा? फार्मूला बार में, एड्रेस बुक में, नेम बॉक्स में, या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों कैल्क जो एप्लीकेशन है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, और वहाँ अगर आप किसी सेल के अंतर्गत कोई फार्मूला लिखते हैं या कुछ भी आप लिखेंगे तो आपको वो फार्मूला बार में दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला बार थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नेम बॉक्स के दाहिनी ओर फार्मूला बार और फार्मूला बार के बाईं ओर नेम बॉक्स होता है, और फार्मूला जो कुछ भी आप लिखेंगे या कैल्क के सेल में कुछ भी आप लिखेंगे तो वो फार्मूला बार में दिखाई देगा, जबकि उस सेल का जो एड्रेस है वो आपको नेम बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस यहाँ दिया है, यानी कि कैल्क में, राइट में, इम्प्रेस में, कहीं पर भी अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन आप इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़िए और राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल अल्ट के साथ सी। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल अल्टर सी, यह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस में अगर आप कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो भी शॉर्टकट के थ्रू, कंट्रोल अल्ट और सी बटन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत शानदार प्रश्न है, कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैल्क एप्लीकेशन में अगर आपको एक सेल में लिखना होगा, मैक्सिमम आप कितना लिख सकते हैं? 32767, 32654, या फिर 356547, या फिर नॉन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों एक सेल के अंतर्गत आप मैक्सिमम 32767 यानी 32,767 32,767 इतने कैरेक्टर जो है आप कैल्क के एक सेल में लिख सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। अगली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप जिस शीट पर मौजूद हैं वहाँ से अगली शीट पर आपको अगर जंप करना है तो आपको वहाँ पर कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, टैब, कंट्रोल के साथ टैब, कंट्रोल शिफ्ट के साथ टैब, या फिर शिफ्ट बटन के साथ टैब बटन। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ टैब बटन। नेक्स्ट शीट पर आपको जाना है और आपको कंट्रोल के साथ टैब बटन प्रेस करना है, तब जाकर के आप जिस शीट पर मौजूद हैं उसके अगली शीट पर आप चले जाएंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 42, 42वें नंबर का प्रश्न है। स्प्रेडशीट में सेलेक्टेड सेल की रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई सेल सेलेक्ट कर रखा है और केवल रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट बटन आप इस्तेमाल करने वाले हैं? कंट्रोल के साथ स्पेस बार, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, शिफ्ट के साथ प्लस, या कंट्रोल के साथ प्लस। दोस्तों यहाँ पे दो प्लस लगा है, मतलब शिफ्ट बटन के साथ प्लस लगाएंगे या कंट्रोल के साथ आप प्लस करेंगे तो आप पूरे रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ स्पेस बार। शिफ्ट के साथ जब आप स्पेस बार करेंगे तो सेलेक्टेड सेल के अंतर्गत आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें
कि हम लोग हर संडे को शाम 7 बजे इसी तरह से एक लाइव सेशन में मिलते हैं, जिसके दौरान हम लोग कुल कंप्यूटर से जुड़े हुए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपकी जानकारी को बहुत ज़्यादा ही बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार है और यहाँ तक इस सेशन को देखते हुए आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर के प्रश्नों को करने में बड़ा मज़ा आता है। और अगर आपको वाकई में कंप्यूटर के प्रश्नों को करने में मज़ा आता है तो ये चैनल खास आपके लिए बनाया गया है। वो रेड कलर के बटन को प्रेस करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको एक घंटी सामने दिखेगी, बस उसको दबा देना है और आपको हमेशा से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ज़रूर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए इस सेशन को और अपने दोस्तों में भेजिए ताकि वो लोग भी इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल क्वेश्चंस को देख करके अपनी जानकारी को बढ़ाएं। अगर आप इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि वो लाइक बटन जो है आपके दबाने के लिए बनाया गया है और हमारी मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 43। बहुत शानदार प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है, यानी रो और कॉलम का जहाँ इंटरसेक्शन होता है कैल्क में क्या बोला जाता है? टेबल, सेल, शीट या फिर बुक। मैं पहले टेबल पढ़ दिया हूँ, सेल, टेबल, शीट या फिर बुक। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेल का। जी हाँ दोस्तों, सेल जो है यही रो कॉलम का इंटरसेक्शन है, यानी रो और कॉलम जहाँ पर आपस में मिलते हैं तो जो बॉक्स बन के तैयार होता है वह सेल कहलाता है और कैल्क में आप कोई भी काम सेल के ही अंतर्गत करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 44। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई रोम? ई रोम, यहाँ पी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ई रोम का पूरा नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल केयरफुली पढ़िए। मैं आपको 2-4-5 सेकंड का समय दे देता हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए चारों ऑप्शनों को और बिल्कुल राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर पहले वाले ई का है वो है इलेक्ट्रिकली। पहले वाले ई का राइट जो वर्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिकली। और मैं आपको यहाँ कहूँगा कि देखें, चारों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न में, यानी एक ही ऑप्शन में केवल इलेक्ट्रिकली लिखा है, तो बिल्कुल आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और यहाँ पर आप टिक कर देंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। हालांकि यहाँ पर ई रोम होना चाहिए। दोस्तों, ई रोम यह रोम का एक प्रकार होता है जिसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पर पी नहीं लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन में भी आपको कहीं पी का जिक्र करके नहीं मिल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी है, जो कि रोम का एक टाइप है। दोस्तों, इसकी खासियत बता दें इस रोम की, तो ये जो रोम है ये इलेक्ट्रिकली भी डेटा को इरेज करा सकता है, जबकि जो ईपी रोम होता है यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसमें से डेटा केवल और केवल अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 45। बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट फॉर्मेट में अक्सर करके आईसी लिखा जाता है और आईसी जो है कंप्यूटर के 3rd जनरेशन में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd जनरेशन। जल्दी जल्दी आपको बता दें, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। इन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 46। बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? परम, अनुपम, पेस या फिर ऑल ऑफ द एबव? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव यानी कि परम भी है, अनुपम भी है और पेस भी है। भारत के ये सभी सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं और परम युवा यह जो है एकदम युवा सुपर कंप्यूटर है। अब चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47।
हु इज़ द फादर ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के जनक कौन हैं? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैकार्थी या फिर जैक किल्बी। चलिए जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए कि आईसी को किसने इन्वेंट किया है, आईसी के पिता कौन हैं? दोस्तों आईसी के जनक माने जाते हैं मिस्टर जैक किल्बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लेज पास्कल ने पास्कलीन नामक डिवाइस बनाया था, तो पास्कलीन के पिता हो जाएंगे ब्लेज पास्कल। और चार्ल्स बेबेज को तो कंप्यूटर का पिता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फादर एंड ग्रैंडफादर दोनों ही चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, यानी चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पापा हो गए। जॉन मैकार्थी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये एआई के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। और जैक किल्बी जो है इन्होंने आईसी को इन्वेंट किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 48। भाषा जिसको कंप्यूटर समझता है और कार्य करता है वह क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, यानी वह कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम प्रोग्राम। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। दोस्तों आपको बता दें कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं इन्हीं को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और कंप्यूटर जो है केवल वही भाषा समझता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 49, यानी 49वें नंबर का प्रश्न है। अ ट्रांजिस्टर इज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ट्रांजिस्टर में पढ़ा हूँ, ट्रांसलेटर लिखा है। एक ट्रांसलेटर की बेहतर परिभाषा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो ट्रांसलेटर की बेहतर परिभाषा कौन सी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर कंपोनेंट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड जो है यानी कि बेस्ट ट्रांसलेटर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। अब चलेंगे इस सेशन के सबसे अंतिम प्रश्न पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 पे। हाफ सेंचुरी कंप्लीट। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर की विशेषता कहलाती है। यानी कि जो कंप्यूटर सोचने की क्षमता रखता हो, लॉजिक लगाने की, तर्क करने की क्षमता रखता हो और सीखने में सक्षम हो, उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे? मशीन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर वर्चुअल इंटेलिजेंस। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगी विशेषता वो होगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों एआई तकनीक के अंतर्गत कंप्यूटर के अंतर्गत खुद सोचने समझने की क्षमता, सीखने की, लॉजिक लगाने की यानी तर्क करने की क्षमता, ये सब हो जाती है। तो एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर को पूरी तरह से ह्यूमन माइंड ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड पे काम कर रहा है, और मनुष्य के द्वारा जो रिपीटेबल टास्क होते हैं वो सभी इसी के द्वारा कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का हमारा यह सेशन आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। इस सेशन को अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 50 में से आपने कुल कितने राइट आंसर किए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और नए नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ज़रूर जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक ख़ास बात आपको बता दें कि आपके इस CCI एजुकेशन नगरा वाले चैनल ने एक ऐसे वीडियो को अपलोड किया है जिसने 30,000 यानी 30,000 से भी ज़्यादा व्यू गेन कर लिया है, और ये जो है हम लोगों ने कल ही अचीव किया है। तो ये सब आप लोगों का ही प्यार है कि हमने जो है 30,000 तक का व्यू एक वीडियो पर पा लिया है, और वह वीडियो है शादी का कार्ड कैसे बनाएं। मैं अभी इसका लिंक आपको दे दूंगा, इस सेशन के लास्ट में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके और ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक वीडियो देखिए और जीवन भर में आप कभी भी शादी का कार्ड बनाना नहीं भूलेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। मिलते हैं अगले कुछ खास सेशन में। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ खास सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड नाइट।